ओके। तो सब्जेक्ट तो आपको दिख ही गया है, अरुणाचल जी के, है ना? आवाज आ रहा है ना? आवाज। हेलो। ओके। अभी। हेलो। 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 एक मिनट दीजिएगा बस। हेलो। हेलो। अभी ठीक आ रहा है साउंड? अभी अभी ठीक है। पीछे तक क्लियर है साउंड? ऑडियो? ओके। चलिए जी, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो आप मेरे को ये बताइए, आप लोगों में से एपीपीएससी जो एग्जाम होगा अगली बार, वो कितने लोग बिल्कुल फ्रेशर्स हैं, पहली बार दे रहे हैं? ऑल राइट। फ्रेशर्स मतलब पहली बार देंगे, अभी तक नहीं दिया है, फर्स्ट टाइम देंगे। ओके। और पहला कौन अटेम्प्ट दे चुके हैं? पहले अटेम्प्ट वाला कोई भी नहीं है? आप हैं? प्रीलिम्स दिया है? निकला है? नहीं निकला है। ओके। प्रीलिम्स निकाला हुआ कोई है यहाँ पे? प्रीलिम्स क्लियर किया हुआ नहीं है? ठीक है। ओके, चलो कोई नहीं। देखिए, आज एक बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, मार्क करके रख लीजिए। आज जो आपका प्रिपरेशन स्टार्ट हो रहा है एपीपीएससी, ये जो सिविल सर्विसेज का एग्जामिनेशन है, तो ये अपने अरुणाचल का सबसे एलिट एग्जामिनेशन है। देखिए, पढ़ाएंगे, अभी हम सब कुछ पढ़ेंगे, बट थोड़ा सा मैं एग्जाम के बारे में, आपका प्रिपरेशन के बारे में कुछ बातचीत करना चाहता हूँ। आगे किस तरह से स्ट्रेटेजीज आप लेके जाएंगे, उनके बारे में बात करना चाहता हूँ। क्योंकि अब्राहम लिंकन का कोट है,
एक लकड़ी काटने से पहले 80% ऑफ द टाइम जो आरी होता है उसको शार्प करने में देना चाहिए। एक बार आपका पैटर्न क्लियर हो जाता है, स्ट्रेटेजी क्लियर हो जाती है, तो डेफिनेटली उसी को फॉलो करते हुए आपको आगे बढ़ना है। ठीक है, देखिए सर, इसमें सबसे पहले अगर मैं आपसे बात करूं, ये जो आप एग्जाम दे रहे हैं, तो कोई भी एग्जाम जब आप देते हैं तो सबसे पहली चीज होती है, आपको समझना होता है उस एग्जाम की नीड क्या है, वो आपसे चाहता क्या है, वो क्या रिक्वायरमेंट है उस एग्जाम की जो वो आपसे लेना चाह रहा है, सबसे पहली चीज। फिर बाकी सारी चीजें बाद में आती हैं। अब जब आपने प्रिपरेशन, एक मिनट रुकिएगा। हाँ, अभी बता दीजिए ऑनलाइन वाले, ऑडियो वीडियो क्लियर है आप लोगों तक? ठीक है, देखिए सबसे पहले मैं बात कर रहा था, कोई भी एग्जाम होता है, आप उसका पर्पस क्या है। ये जो एग्जाम है ये आपको ऑफिसर बना रहा है, और ऑफिसर के लिए सबसे जरूरी चीज क्या होती है? डिसीजन मेकिंग। वहां वो ये नहीं चेक करेंगे इसको टाइपिंग आती है कि नहीं आती है, ठीक है, इसको अच्छी इंग्लिश आती है या नहीं आती है, वो सब सेकेंडरी है। जो मेन रिक्वायरमेंट क्या है? डिसीजन मेकिंग। इस व्यक्ति को जब चार ऑप्शंस होंगे, सिचुएशन खराब हो रही होगी, प्रेशर बहुत ज्यादा होगा, तो क्या ये पर्सन एडेप्ट कर पाएगा डिसीजन को, अवेलेबल है डिसीजन लेने को? तो ये रिक्वायरमेंट है आपकी इस एग्जाम की। तो जब आप प्रिपरेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं, जब आप प्रिपरेशन को आगे लेके जाना चाह रहे हैं, तो आपको भी अगर प्रिपरेशन में बढ़ना है, एग्जाम क्वालिफाई करना है, तो आपको भी सबसे पहले क्या सीखना पड़ेगा? डिसीजन मेकिंग। अब ये डिसीजन मेकिंग आपके लिए ऐसा नहीं है, आप ऐसा नहीं कि दिन भर बैठ गए, अच्छा मोदी जी को ये करना चाहिए वो करना चाहिए, वो डिसीजन मेकिंग नहीं है। आपकी डिसीजन मेकिंग क्या होगी कि मुझे इस वीक कितना सिलेबस कंप्लीट करना है, लास्ट वीक कितना हो चुका है, मुझे ये पोर्शन कम समझ में आ रहा है, ऐसा मैं क्या करूं ताकि ये पोर्शन मेरा ट्रैक पे आ जाए। ये सारी चीजें होती है डिसीजन मेकिंग। अब यहां पर जो दूसरा रोल आता है वो आता है मेंटरशिप का। इसीलिए मैंने आप सबसे पूछा आप में से कितने फ्रेशर्स हैं, कौन पहली बार एग्जाम दे रहे हैं, तो सभी लगभग पहली बार एग्जाम दे रहे हैं। बाकी दूसरा, ये जो हमारा कोर्स है सर, ये है फाउंडेशन कोर्स। फाउंडेशन कोर्स का मतलब ही यही है कि आपको बिल्कुल बेसिक से लेकर, भले आपको पार्लियामेंट भी नहीं पता है तो भी बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक, ताकि आपके जो सिविल सर्विसेज एग्जाम है उस लेवल तक की आपकी प्रिपरेशन पहुंचाई जा सके, ये हमारा टारगेट है। तो ये फाउंडेशन कोर्स में नॉर्थ ईस्ट पीएससी आपको क्या प्रोवाइड करेगा? एक मेंटरशिप प्रोवाइड करेगा, और वो मेंटरशिप आपको हेल्प करेगी ताकि आप डिसीजन ले सकें, ताकि आप अपना प्रिपरेशन को और बेटर कर सकें। लेकिन नॉर्थ ईस्ट बीएससी में आपको ये जो अपना कोर्स है, ये हमारे दिल के बहुत करीब कोर्स है ना, क्योंकि यहाँ से आप डायरेक्ट ऑफिसर बनेंगे, एक स्टेट को डायरेक्टली सर्व करेंगे, अपना स्टेट को।
तो ये जो आपका क्लास चलेगा, ये जो आपका जर्नी है, ये जो आपका कोचिंग है, इसको सिर्फ ऐसा मत मान के चलिए आना है, क्लासेस करना है, चले जाना है। ये पूरा आपका एक फेज है, ये एक पूरा जर्नी है। देखिए बाकी जैसे एपीएसएसबी में क्या होता है, उसमें 2 महीने में एग्जाम आ जाते हैं, तो उसमें हमें 2 महीने के अंदर सिलेबस खत्म करा के आगे बढ़ना होता है। बट एपीपीएससी में अगर हम बात करें तो अभी एग्जाम का ड्यूरेशन लंबा है। तो यहाँ पर हमें जो मेन फोकस करना है कि सब्जेक्ट की एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो, सब्जेक्ट की एक बेसिक्स क्लियर हो, और इंटरनेशनल इवेंट्स में हम उसको अपने अकॉर्डिंगली कैसे इंटरप्रेट कर पा रहे हैं, ताकि वो हमारे आंसर्स को बहुत बेनिफिट करें। तो कुल मिला के ये एक लंबी जर्नी होने वाली है। कुल मिला के यहाँ पर आपको ऐसा नहीं होगा कि किसी सब्जेक्ट से कम लगाव है तो उसको इग्नोर कर देना है, किसी से ज्यादा लगाव है तो उसकी पीएचडी करने लग जानी है। सारे सब्जेक्ट्स को बैलेंस लेके चलना है। अब चूंकि लंबी जर्नी रहेगी तो आपको सब्जेक्ट के साथ कंफर्टेबल होना पड़ेगा। बाकी छोटा कोई अगर एग्जाम एपीएसएसबी वगैरह अगर आपका है तो 2 महीने काटने हैं, जैसे तैसे रटा बटा निकाल लिया। यहाँ पर लंबा टाइम आपको देना है। अगर सब्जेक्ट के साथ आपकी बॉन्डिंग नहीं बनी, कनेक्शन नहीं बनता है, तो एक लॉन्ग टर्म में वो सब्जेक्ट आपके लिए बड़ा प्रॉब्लम बनेगा। समझ रहे हैं? तो इसीलिए जरूरी है कि आपको जो क्लासेस है सिर्फ ऐसे नहीं करनी कि बस आप क्लास आए चले गए बात खत्म। ये एक पूरा प्रोसीजर है, एक पूरा पैटर्न है जो आपको फॉलो करना पड़ेगा। और नॉर्थ ईस्ट पीएससी आपके साथ शुरू से लेकर एंड तक हर एक स्टेप में अवेलेबल रहेगा, उसका आपको टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, चलिए अब देखिए थोड़ा सा मैं प्रिपरेशन के बारे में बात करूंगा। अच्छा, आप में से कितने लोगों ने एपीपीएससी का सिलेबस देखा है? GS1, GS2, GS3, GS4 आपने देखा है, वेरी गुड। बाकी कहेंगे सिलेबस ही देखना होता तो मास्टर को पैसा क्यों देते? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सब यहाँ मिलेगा, है ना। अब आ गए, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए कोई भी एग्जाम हो, अगर आप नोटिस करें, जैसे कई लोगों का ही रहता है यार मेरा तो जीके वीक है, मेरा तो ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड नहीं है, मेरा कैसे एग्जाम निकलेगा, मैं कैसे इसको क्रैक करूंगा। ऐसा बहुत से लोगों के डाउट्स आते हैं। या बहुत से लोगों का आता है अरे यार ये तो बीए में टॉप कर गया, इसका तो पॉलिटिकल साइंस बहुत अच्छा है, ज्योग्राफी में तो ये एक्सपर्ट है, जियोलॉजिस्ट बन जाए इंडिया का बड़ा, इसको तो ये एपीपीएससी देना चाहिए। लेकिन दोनों ही मिथ गलत हैं। आप कोई भी एग्जाम उठा के देखिए, जैसे जनरली एपीपीएससी किस पैटर्न पे है, यूपीएससी पैटर्न पे है। आप यूपीएससी एग्जाम उठा के देखिए, जो मेजॉरिटी ऑफ द लोग जो एग्जाम निकाल रहे हैं वो कौन है? साइंस बैकग्राउंड के लोग हैं, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हैं, या फिर आपका मेडिकल बैकग्राउंड के हैं, वो लोग एग्जाम निकाल रहे हैं। तो क्या सर हम ह्यूमैनिटीज वाले नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते हैं। अगर अप्रोच सेम अप्रोच आपको समझ में आ गई, आप भी निकाल सकते हैं। ये जो पूरा गेम है एपीपीएससी का, ये सिर्फ नॉलेज का गेम नहीं है। आप ये मत सोचिए कि मैं आऊंगा सब्जेक्ट पढ़ूंगा रटूंगा चला जाऊंगा। ये गेम नॉलेज के साथ साथ स्ट्रेटेजी का है। अगर सिर्फ नॉलेज का गेम होता तो इस एग्जाम को तो सारे प्रोफेसर निकाल लेते, प्रोफेसर से ज्यादा होती है किसी के पास नॉलेज, आराम से निकालते हैं। लेकिन ये गेम सिर्फ नॉलेज का नहीं है, स्ट्रेटजीज का है। जो साइंस बैकग्राउंड के बच्चे होते हैं वो क्या होता है, ऑलरेडी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे के आए हुए होते हैं, तो उन्हें कॉम्पिटिटिव एग्जाम का एक्सपीरियंस होता है, तो सेम एक्सपीरियंस वो यहाँ अप्लाई करते हैं। आप नोटिस करिएगा बहुत से लोग हैं जिन्होंने आईआईटी भी निकाला, जिन्होंने यूपीएससी भी निकाला। एक रोमन सैनी का आप एग्जाम्पल देखिएगा, पढ़िएगा उस बंदे के बारे में, इतना बड़ा कोचिंग भी वो क्रिएट किया है, उसका एम्स भी निकला है, वो आपका यूपीएससी में भी रैंक फोड़ा है। ठीक है, तो कुल मिला के कॉम्पिटिटिव एग्जाम सिर्फ नॉलेज का गेम नहीं है, इसमें नॉलेज के साथ साथ एक स्ट्रेटेजी भी रिक्वायर्ड है, वो आपको फॉलो करनी होगी। स्ट्रेटेजीज पे भी मैं कुछ वीडियोस बना रहा हूँ, आगे भी बनाता रहूंगा। लेकिन बार बार मैं एक ही बात बोलता हूँ,
वो इस आपकी जो अपनी स्ट्रेटेजी होगी वो आपकी अपनी पर्सनलाइज्ड होगी। इसी को कहते हैं डिसीजन मेकिंग। वो भी धीरे धीरे आप सीखेंगे, प्रॉब्लम्स आएंगी। इसीलिए मैं इंतखाब, आई एम द को फाउंडर एंड जीके हेड फैकल्टी ऑफ नॉर्थ ईस्ट पीएससी, ये आपका पूरा कोर्स लीड कर रहा हूं। मुझे पता है पर्सनली हम लोगों के अलग अलग सिचुएशंस होती हैं, अलग अलग बैकग्राउंड्स होते हैं, इंडिविजुअल तरीके मतलब इंडिविजुअल सिचुएशंस हैं, उसमें हमें कैसे डील करना है। तो मैं आपसे इंडिविजुअली कनेक्ट रहूंगा। कोई भी दिक्कत होने से आप मेरे को बताइए, जो भी परेशानी फेस कर रहे हैं, ठीक है, जो भी प्रॉब्लम प्रिपरेशन में फेस कर रहे हैं, मेरे से डिस्कस करिए, हम लोग उसको मिलकर सॉल्यूशन निकालेंगे। तो यहाँ पर आपको पर्सनलाइज मेंटरशिप मैं प्रोवाइड करूंगा, ताकि हमें मेक श्योर करना है कि आपका सिलेक्शन अचीव हो। ये जो कोर्स हम स्टार्ट कर रहे हैं, इस कोर्स का पर्पस सिर्फ ये नहीं है कि आपका एग्जाम निकालना है या आपको बस एग्जाम का सिलेबस खत्म करा के भेज देना है। सिलेबस तो हमें खत्म कराना होता तो हम आराम से कितना लगातार आपका क्लासेस करा के खत्म करा देते, लेकिन आपकी क्लासेस भी हमने कस्टमाइज करी। अभी 1 क्लास जीएस की रखी है ना। अगर हमें सिलेबस ही खत्म होता 2-3 लगा देते, खत्म हो जाएगा। लेकिन शुरू में हमने क्लासेस कम इसीलिए रखी ताकि मैं आपसे थोड़ा सा कनेक्ट हूं, आपसे थोड़ा सा समझूं, आप भी मेरे को समझे, मैं भी आपको समझूं कि किस तरह से आपका प्रिपरेशन मोड है, ठीक है। और धीरे धीरे एक वार्म अप हो जाए, क्योंकि आगे आने वाली जर्नी बहुत जटिल होने वाली है, टफ होने वाली है। मैं ऐसे बिल्कुल नहीं कहूंगा फेरी टेल है, मजा आएगा, बहुत पसीना बहेगा, बहुत हिम्मत लगेगी, बट जो उसको टिक पाएगा वो एग्जाम निकाल पाएगा। तो साथ ही कनेक्ट रहना है। तो शुरू से लेकर एंड तक हमारा जो मेन फोकस है, हर एक चीज जो आपकी बनाई जा रही है, आपका सिलेबस का करिकुलम हो, आपका कंटेंट हो, आपके क्वेश्चंस हो, इन सब का हमारा ऑब्जेक्टिव क्लियर है कि आपका सिलेक्शन निकालना है, आपका एग्जाम क्लियर होना चाहिए। आप क्लियर हैं इस बात को कि एग्जाम निकालना है? यस और नो? पक्का? ओके, ऑनलाइन वाले यस और नो, निकालना है एग्जाम? तो मेक श्योर करना है ये अटेम्प्ट आपका लास्ट अटेम्प्ट हो और एग्जाम क्लियर करके बढ़िया से अपने नौकरी पकड़नी है, ठीक है। चलिए, तो अब प्रिपरेशन की अगर हम बात करें तो बेसिक्स कोई भी एग्जाम हो, दो चीजें होती हैं। एक होती है सर उसका सिलेबस, एक होता है सर उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। एक होता है सिलेबस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। सिलेबस है, कितने लोगों के पास नहीं है? आपके पास नहीं है, ठीक है, हम सिलेबस आपको भेज देंगे, ठीक है। आपको क्या करना है, सिलेबस को प्रिंट करना है और प्रिंट करके आपका जो भी रीडिंग डेस्क है उसके सामने लगा रहना चाहिए। क्लियर है? सिलेबस रेगुलर लगा के रखना है। दूसरा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आपको दिए जाएंगे, ठीक है। बहुत पुराने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने की जरूरत नहीं है, लास्ट 2 बार के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम आपको देंगे एपीपीएससी के, वो अटेम्प्ट कीजिएगा। बाकी उसके अलावा भी आपको प्रैक्टिस कराई जाएगी क्वेश्चंस की, वो क्वेश्चंस भी किसी ना किसी स्टेट पीसीएस के आए हुए क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। तो ये बेसिक्स होता है किसी भी प्रिपरेशन का, खास तौर से एपीपीएससी का। तो एपीपीएससी की प्रिपरेशन में अगर आपको सिलेबस ही क्लियर नहीं है तो फिर बहुत गड़बड़ वाली बात है ना। तो प्रिपरेशन में सिलेबस बहुत इंपॉर्टेंट है, मेक श्योर करिए सिलेबस का एक एक लाइन आपको याद हो। और ऐसा भी नहीं रटने बैठ जाना जाके, उसको डेस्क के सामने लगाइए, ताकि आप जो भी टॉपिक पढ़े ना, मान लीजिए न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, आगे हम करंट अफेयर्स की भी बात करेंगे, न्यूज़पेपर कैसे पढ़ना है। मान लीजिए आप कुछ भी पढ़ रहे हैं, जैसे आज अरुणाचल जी के ही पढ़ रहे हैं, तो आप जाके देखिए जीएस 1 2 3 4 ये किस में लाई करता है, प्रीलिम्स के किस सेक्शन में लाई करता है। तो कोई भी टॉपिक अगर आपको पढ़ना है, मेक श्योर करिए कि आपको पता हो कि ये आपका किस टॉपिक में लाई करता है। पहली चीज तो ये इंश्योर करना है।
बार बार ऐसी प्रैक्टिस करेंगे, अपने आप सिलेबस याद हो जाएगा आपको। क्योंकि जीके जीएस ये बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, अगर भटक गए तो कहीं और निकल जाएंगे। तो अपने आप को कंफाइन करना है, एक लिमिट में रखना है कि इतना ही मेरे को पढ़ना है। तो वो चीज सिलेबस एंड पीवाईक्यू से होती है। आपने सुना होगा बहुत से लोग कहते हैं अरे इसमें तो बहुत पढ़ना पड़ता है। कोई बहुत की लिमिट नहीं बता पाता है। वो जो लिमिट है वो इन्हीं से डिसाइड होगा। जितना मजबूती से आप सिलेबस पीवाईक्यूज को पकड़ के रखेंगे, उतना मजबूती से आपको क्लियर रहेगा कि मेरे को इस रेंज में ही खेलना है, इसके बाहर नहीं जाना है। ठीक है, चलिए ये हो गई पहली चीज। दूसरी चीज, मैं कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगा। जैसे अभी हमारे कई एस्पिरेंट्स ने एग्जाम क्वालिफाई किया, हमने मॉक इंटरव्यू सेशंस भी कंडक्ट करवाए थे, तो उनसे भी मुलाकात हुई। तो जितने भी एस्पिरेंट्स अपने मिले हैं, क्वालिफाई किए हैं, मैंने उनसे जितनों से भी बात किया है, जितनों से भी, उनमें से अगर मैं क्रक्स बताऊं आपको जो उन्होंने मुझे बातें बताई, जैसे एक सवाल मैंने कॉमन सबसे पूछा। मैंने उनसे ये जरूर पूछा, एक बात मुझे आप बताइए कि ये जो आपने प्रिपरेशन करी है, आपको क्या लगता है कि एक एस्पिरेंट में क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए? कोई भी एक एस्पिरेंट को मिनिमम क्या क्या क्वालिटीज लेके चलनी है ताकि वो अपना सिलेक्शन इंश्योर कर सके? तो ओवरऑल जो मैं उनका क्रक्स बताऊं ना, पहली चीज उन्होंने जो बताई वो है ऑनेस्टी, दूसरी है डिसिप्लिन, तीसरी है कंसिस्टेंसी। ऑनेस्टी, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी, जितने भी हैं सबका मैं बता रहा हूं क्रक्स यही बताया। ऑनेस्टी का मतलब ये नहीं है कि दुकानदार से लड़ना नहीं है, दुकानदार को पूरा पैसा देना है। आज गए, अरे अच्छा तुम्हारा उधार बाकी था अभी चुकाता हूँ, ये वो वाली ऑनेस्टी की बात नहीं हो रही है, वो एथिक्स में पढ़ेंगे। यहाँ ऑनेस्टी का मतलब ये है कि आपने मान लीजिए आज पढ़ाई नहीं की, अब इसके पीछे का रीजन क्या है? एक हो सकता है कि आपको पता है कि आप टाइम निकाल सकते थे। एक कॉन्शियस हम सब में होता है ना, होता है कि एक हमें लगता है कि हाँ हम टाइम निकाल सकते थे, फिर भी हम दिल को बहला रहे, अरे नहीं यार आज तबीयत नहीं ठीक थी, आज वहां जाना पड़ गया, दोस्त ने बुला लिया, दोस्त भी जरूरी होता है, ठीक है, तो इस वजह से मेरी पढ़ाई नहीं हो पाई। लेकिन इंटरनली क्या आप अपने उस आंसर से सेटिस्फाइड हैं? आपको क्लियर होना चाहिए। जो भी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, दिल से आपको पता होना चाहिए कि अगर आपने कुछ गलत किया है, आपने प्रिपरेशन छोड़ी है, आपने कहीं टाइम लॉस किया है, उसको एक्सेप्ट करना इज द ऑनेस्टी। एक्सेप्ट करिए उस चीज को कि हाँ मैं यहाँ टाइम दे सकता था या टाइम दे सकती थी, फिर भी मैंने टाइम नहीं दिया, ये मेरी गलती है। उसको एक्सेप्ट करना इज ऑनेस्टी। क्योंकि सॉल्यूशन तभी निकलेगा जब हम गलती एक्सेप्ट करेंगे। तो पहली चीज ऑनेस्टी रखनी है अपनी पढ़ाई में। क्योंकि मैं आपको बताऊंगा ऐसे करना है, वैसे करना है, इतना टाइम देना है, लेकिन आपके पास कितना टाइम अवेलेबल है वो कोई भी जाके चेक नहीं कर सकता। वो तो आप खुद ही जानते हैं आप मैक्सिमम कितना टाइम निकाल सकते हैं। तो वहां आपको ऑनेस्ट रहना है कि कितना मैक्सिमम टाइम आप निकाल पा रहे हैं। तो दैट इज योर ऑनेस्टी। दूसरा है डिसिप्लिन। अब डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं टाइम टेबल बना लिया कि सुबह 6 बजे उठेंगे, 6:30 तक योगा करेंगे, 7 बजे एक सब्जेक्ट, 9 बजे दूसरा सब्जेक्ट, 9:30 पे टी ब्रेक। ये वो वाले डिसिप्लिन की बात नहीं हो रही, तो टाइम टेबल है। डिसिप्लिन का मतलब है यहाँ पर नेक्स्ट वीक में आपको कितना टारगेट लेके चलना है, आज बना लीजिए। अगले दिन आपका क्या शेड्यूल होना चाहिए है, आज बना के रख लीजिए, ताकि अगले दिन सुबह हो के ये नहीं हो अच्छा आज क्या करना है। अगले दिन जो भी आपका एजेंडा ऑफ द डे रहेगा उसको एक दिन पहले ही बना के रेडी रखना है और उसको फॉलो करना है। तो जो भी आप प्लान करेंगे, जो भी आप एजेंडा बनाएंगे, उसको कंप्लीट करना है। दैट इज द डिसिप्लिन। बाहर छुपा शायद ना।
थोड़ा बहुत हो जाएगा, थोड़ा बहुत डिस्टरबेंस चल जाएगा, लेकिन मेन ओके अभी थोड़ा सा अभी पीछे तक आ रहा है साउंड? ठीक है। अभी ऑनलाइन वाले बताइए, ऑडियो क्लियर है? कंसिस्टेंसी, तो डिसिप्लिन का मतलब यह है कि जो भी आपने प्लान किया है वो पूरा होना चाहिए, ठीक है? दैट इज योर डिसिप्लिन। नेक्स्ट आपका पार्ट आता है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी तो मान के चलो सबने बोला है, और मैंने भी एक चीज हमेशा से बोल के रखी है सर, कंसिस्टेंसी इज द की। कंसिस्टेंसी का मतलब है कि आप जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, मान लीजिए कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो उसको पूरा करना है। ऐसा नहीं कि आधा छोड़ गए फिर दूसरे में पहुंच गए, ये अधूरा छोड़ दिया फिर दूसरे में पहुंच गए। टाइम देना पड़ेगा, ये बड़ा गेम है, बड़ा एग्जाम है। यहाँ पर आपको लगातार एक चीज कई दिन करनी पड़ेगी, तब जाके कहीं आपको रिजल्ट मिलेगा। आपके जो टॉपर्स निकले हैं उनसे पूछिए, उन्होंने लगातार एक ही चीज को कितनी बार रिपीट किया है, कितनी बार उसको पढ़ा है। तो कंसिस्टेंसी का मतलब है आपको सेम चीज, सेम रिवीजन, सेम क्लासेस उसी तरह से पढ़ना, वो लगातार करना पड़ेगा। दैट इज कंसिस्टेंसी। अब कुछ का ऐसा भी आता है, जैसे मैंने आपका जो इंटरव्यू वगैरह लिए उनसे एक बात ये भी पूछी कि जरा ये बताइए आप कि इतना बड़ा एग्जाम है, अब इतने बड़े एग्जाम में ऐसा भी तो होता होगा कि कभी लो फील होता होगा कि मेरा तो नहीं होना सिलेक्शन। ह्यूमन नेचर है, हम कोई भी प्रोजेक्ट करते हैं, कोई भी बड़ा मिशन उठाते हैं, तो मेनी ऑफ द टाइम्स ऐसा आता है कि हमें लगता है कि हमसे तो नहीं हो पाएगा, वी आर इनकैपेबल। दैट इज ओके। तो उसमें उन्होंने भी अलग अलग, सबने अपने सॉल्यूशन दिए। किसी ने कहा सर मेरे को जब लगता था मैं सो जाता था, बढ़िया से नींद ली, जब फ्रेश उठे तो माइंड बिल्कुल फ्रेश हो गया। किसी ने कहा कि नहीं सर मेरा तो ऐसा था कि जब ज्यादा दिक्कत लग रही थी तो मैंने पढ़ाई बिल्कुल कट ऑफ कर दी थी। कट ऑफ मतलब फिर कुछ नहीं सोचना है, 2-3 दिन छोड़ दिया। और ऐसा नहीं कि बिल्कुल छोड़ ही दिया, छोड़ा कि वापस ही नहीं आए, मैक्स टू मैक्स 1 वीक। तो उतना टाइम आपको देना है ताकि आपका जो दोबारा से एक बॉडी का रिटार्डेशन है वो खत्म हो, क्योंकि बॉडी भी है, थकती है, उसको भी टाइम चाहिए। तो अपना थोड़ा सा रिफ्रेश हुए लेकिन फिर वापस आए, और जब वापस आए तो फिर उसी जज्बे के साथ, उसी एनर्जी के साथ लौट के आए। समझ रहे हैं? तो ये 3 चीजें हैं जो आपके टॉपर्स फॉलो करते आए हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं कि मैंने फॉलो किए या इसको कर लो, या मैं किसी किताब से पढ़ के छाप रहा हूं। ये मैं वही बता रहा हूं जो जो लोग क्वालिफाई कर चुके हैं, जो लोग रैंक निकाले बैठे हैं, उनके ही वर्ड्स में आपको बता रहा हूं। तो दैट इज द थिंग यू हैव टू फॉलो। क्लियर है? चलिए बाकी देखिए, सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में आपका जो एग्जामिनर है वो डिमांड क्या कर रहा है? वो डिमांड कर रहा है कि आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड कितना अच्छा है। इसको ध्यान में रखिएगा, ये बहुत हेल्प करेगा। क्योंकि देखिए आपको पहले जो एक स्टेज निकालनी है दैट इज प्रीलिम्स। पहली जो स्टेज आपको निकालनी है दैट इज प्रीलिम्स। और प्रीलिम्स को ऐसा नहीं है कि सब कुछ प्रीलिम्स को ही मान लिया, तुम ही हो सब कुछ मेरे, ऐसा नहीं करना है। प्रीलिम्स के बाद भी स्टेजेस है। प्रीलिम्स बस इसलिए निकालना है ताकि आपको मेंस आंसर राइटिंग का मौका मिले। सारा असली गेम तो मेंस में ही छुपा हुआ है। जो फाइनल मेरिट बनेगी वो मेंस की बनेगी, प्रीलिम्स की नहीं बनेगी। तो प्रीलिम्स में मेहनत करनी है, लेकिन इतनी नहीं करनी है कि प्रीलिम्स में टॉप कर गए, है ना?
100% आ रहे हैं, उसका कोई मतलब नहीं है। मिनिमम कट ऑफ होता है वो निकाल दो सर आप, बाकी तो आप कहाँ पहुंच जाओगे, मेंस में पहुंच जाओगे। ठीक है, अब मेंस में जो आंसर राइटिंग होती है, अब देखो प्रीलिम्स के लिए भी नॉर्थ ईस्ट पीएससी पूरा डेडिकेटेड रहेगा। हमारा टारगेट है 5000 एमसीक्यू क्वेश्चंस आपको कराए जाएंगे। ठीक है, 5000 एमसीक्यू, फिर क्या ही बचता है। ठीक है, तो वो सब आपको कराया जाएगा। प्लस जब आप मेंस में पहुंचेंगे तो मेंस में जो रिक्वायरमेंट होती है, आगे मैं और डिटेल में बात करूंगा, अलग से हम सेशंस भी कंडक्ट करवाएंगे। आपका जो एपीपीएससी हमारे टॉपर्स है उनसे भी बातचीत करेंगे, अगर उनके पास टाइम मिलेगा तो एक बार वो भी आपको गाइड करेंगे आंसर राइटिंग उन्होंने कैसे की है। तो यहाँ पर जो सबसे बड़ा गेम होता है ना, एक आपका स्पीड का होता है, एक आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड का होता है। क्योंकि टाइम लिमिट बहुत कम होती है, उतने कम टाइम लिमिट में आपको पॉइंट्स माइंड में आने चाहिए और उनको लिखना आना चाहिए। तो ये दो चीजें बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं आपका मेंस में। फिर उसके बाद होता है सर इंटरव्यू। इंटरव्यू में सर सीधा सा फंडा है, वो ये नहीं देख रहे हैं आपको कितना नॉलेज है, नॉलेज वो आपकी चेक कर चुके हैं, तो वहां जबरदस्ती का नॉलेज नहीं देना है उन्हें। जितना पूछें उतना बताना है और थोड़ा सा एटीट्यूड अपना पॉजिटिव रखना है, बहुत ज्यादा घबराना नहीं है। जो पूछें जितना आता है उतना बताना, नहीं आता है सॉरी सर बोल के निकल जाना है। ठीक है, तो अपना एटीट्यूड पॉजिटिव रखना है। वो चलिए जब हम इंटरव्यू तक पहुंचेगी हमारी गाड़ी, तब हम इंटरव्यू में भी उसके बारे में बात करेंगे। कुछ की कैपेबिलिटी अच्छी होती, जैसे अभी हमारे ऑनलाइन की स्टूडेंट थी बेगम अंगू जी, उनके 211 मार्क्स आए हैं इंटरव्यू में, बहुत अच्छा स्कोर है, रिमार्केबल स्कोर है आपका। आई थिंक शायद सेकंड हाईएस्ट होगा ओवरऑल सारे कैंडिडेट्स में इंटरव्यू में, आउट ऑफ 275। तो उनका जो इंटरव्यू हमने भी कंडक्ट कराया, उनका जो तरीका होता है वो पैनल को घुमा देती हैं, जहां उनको ले जाना होता है पैनल को, वहां पे वो लेके जाते हैं। तो इसकी भी एक कला है, इसका भी एक स्ट्रेटेजी है, वो सब हम डिस्कस करेंगे। तो ये हो गई 3 स्टेजेस। एक पॉइंट और मुझे आपसे डिस्कस करना है, फिर हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, एक पॉइंट ये है, स्टडी मटेरियल को लेके बड़ा एक डाउट बना रहता है कि सर इतने से हो जाएगा क्या, इतना काफी होगा क्या, और ज्यादा तो नहीं पढ़ना पड़ेगा। देखिए सर सीधी सी बात है, स्टडी मटेरियल आप कोई सा भी उठा लीजिए, लेकिन एक फिक्स कर लीजिए, क्योंकि कोई भी एक किताब से सारे सवाल तो बनने वाले हैं नहीं, है ना। ऐसा डाउट आता है सर लक्ष्मीकांत पढ़ लूं क्या, रमेश सिंह पढ़ लूं क्या, ये भी पढ़ लूं वो भी पढ़ लूं, सर एनसीईआरटी पढ़ूं कि छोड़ दूं, ये बहुत डाउट आते हैं। देखिए आप चूंकि आपने इंस्टीट्यूशन ज्वाइन कर लिया है, तो एज सच बहुत ज्यादा रेफरेंस मटेरियल की आपको नीड नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपकी जो मटेरियल्स हमने बनाए हैं उसी में से इंपॉर्टेंट सेक्शन काट के रिफाइन करके ही आपका मटेरियल बना है। तो अब इंस्टीट्यूट का मटेरियल है उसको फोकस कर सकते हैं। फिर भी मन नहीं लग रहा है, मटेरियल कोई ना कोई रेफरेंस बुक लेनी है, तो एक से ज्यादा नहीं। देखिए अगर आप सिविल सर्विस एस्पिरेंट है तो ये मत सोचिए कि स्टेक ऑफ बुक्स लगा देंगे तो वो बहुत महान चीज है, कुछ नहीं है। बहुत ज्यादा मटेरियल भरने का कोई मतलब नहीं है, मटेरियल से वफादारी करनी है, कोई भी एक मटेरियल पकड़ना है, उससे स्टिक रहना है, उससे चुपके रहना है, सिर्फ उसी को पढ़ना है। आपको बेवफाई कहां करनी है, क्वेश्चंस में। क्वेश्चंस जहां जितने मिले लगा डालो, जितने जहां मिले लगाने हैं। ठीक है, क्वेश्चंस में लिमिट नहीं रखनी है, इसीलिए हम लोग 5000 एमसीक्यू का टारगेट लिए हैं। आपको ये 5000 क्वेश्चंस हमें करा देते हैं, ताकि एक जो क्वेश्चंस की भूख है वो समाप्त हो। ठीक है, तो क्वेश्चंस जितने ज्यादा हो सके उतने आपको लगाते जाना है। आ रही है बात समझ में? चलिए, तो दैट इज योर बेसिक स्ट्रेटेजी जो आपको लेके चलनी है। अब आपका पैटर्न क्या रहेगा पढ़ने का? पैटर्न में सर देखो सबसे पहला काम तो यही है, क्लासरूम आना है। ठीक है, ये नहीं सोचना है कि एक दो दिन चल गए चला जाएगा, क्लासरूम रेगुलर आना है, क्लास अटेंड करना है।
यहीं से चीजें गड़बड़ होती हैं। पहले दिन सोचेंगे आज छोड़ देते हैं, बढ़िया बारिश हो रही, पकौड़े खाएंगे बाहर। फिर दूसरे दिन सोचेंगे आज रिवीजन छोड़ देते हैं। फिर तीसरे दिन सोचेंगे प्रैक्टिस छोड़ देते हैं। फिर चौथे दिन सोचेंगे छोड़ो यार, एपीपीएससी वगैरह में कुछ नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट उठाता हूं मैं, कॉन्ट्रैक्टर बनता हूँ, बहुत पैसा है। ठीक है, तो धीरे धीरे ऐसी ही चीजें बिगड़ती हैं। शुरू करना है क्लासरूम से, रेगुलर आना है, लेकिन क्लासरूम आना ही अकेले काफी नहीं होगा। दैट इज नॉट द सिंगल अचीवमेंट, है ना। घर वाले पूछ रहे बेटा कहाँ जा रहे हो, क्लास करने जा रहा हूँ एपीपीएससी का। सिर्फ क्लास करने से काफी नहीं है, ये पहला स्टेप है। ऑल्दो कई लोग ये स्टेप भी नहीं उठाते हैं, तो आप अपने आप को शाबाशी दीजिए, आपने पहला स्टेप उठाया। दूसरा स्टेप आता है क्लास से करके घर जाने के बाद रिवीजन। देखिए रिवीजन मैं अपने पर्सनल तजुर्बे से भी बताऊंगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है और सबसे अंडररेटेड पार्ट है और सबसे बोरिंग पार्ट है। कुछ भी नया पढ़ेंगे मजा आएगा, लेकिन जब वो नया पढ़ने के बाद घर जाएंगे सोचेंगे यार थोड़ा सा रिवाइज करने बैठना है, अरे वही चीज है, फिर वो मन नहीं लगता है। लेकिन बहुत जरूरी है, क्योंकि जितने भी एग्जाम्स होते हैं, जब एस्पिरेंट्स के फोन्स हमारे पास आते हैं ना, तो उनका बार बार एक ही पॉइंट होता है कि सर ये टॉपिक और बेटर हो सकता था, ये क्वेश्चन मैं और अच्छे से कर सकता था, बट मैं भूल गया, क्लास में पढ़ा था भूल गया। अब आप खुद इमेजिन करिए, आप इतना मेहनत करके क्लासरूम आके बैठे हैं, ठीक है, एग्जाम के लिए तो बैठे हैं, ऐसे मौज में तो कोई नहीं आके बैठा है कि चलो कोई टाइम पास करते हैं, कोई कोई काम नहीं है आज क्लास ही कर लेते हैं। और भी कुछ कर सकते थे, मूवी देखने जा सकते थे, पार्टी कर सकते थे, पिकनिक कर सकते थे। आप क्लास आके एफर्ट लगा के बैठे, आपने रिवीजन नहीं किया, एग्जाम में सेम सवाल आया, आपने गलत कर दिया, तो इतना जो आपने एफर्ट दिया क्लास आने का, क्या उसका कोई वर्थ रहेगा? मैं डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूं, मैं बस आपको रियलाइज करा रहा हूं कि क्लास कितना जरूरी है और रिवीजन उससे कितना ज्यादा जरूरी है। समझ रहे हैं? तो रिवीजन इज द नेसेसरी पार्ट। आगे कैसे रिवीजन करना है मैं बताऊंगा। तीसरा आता है आपका प्रैक्टिस। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना बेहतर है, जितने क्वेश्चंस लगाएंगे उतना बेटर है। क्लियर है? चलिए, तो ये तो बात हो गई सर अपना प्रिपरेशन की। अब वापस आते हैं सर हम अरुणाचल जीके में। ठीक है, अच्छा मेरे को एक सवाल का जवाब दीजिए, ऑनलाइन वाले भी देंगे, ऑनलाइन वाले कम बोल रहे हैं। आपके हिसाब से अरुणाचल जीके में हमें क्या क्या पढ़ना चाहिए? अरुणाचल के बारे में क्या क्या पढ़ना चाहिए? ऑब्वियसली बात है, अरुणाचल जीके मतलब अरुणाचल के बारे में पढ़ेंगे, तो हमें क्या क्या पढ़ना चाहिए? फंस गए। देखो सर, क्या पढ़ना है वो एपीपीएससी बताता है, कैसे पढ़ाना है वो हम बताएंगे, आपको बस पढ़ना है, इतना स्ट्रेस नहीं लेना है, ठीक है। आपको सिंपल इतना बोलना था, वो एपीपीएससी का सिलेबस देखो सर, वही पढ़ेंगे जो एपीपीएससी बोला है। हमारा पर्पस क्या है? सिलेबस कंप्लीट करना, ताकि एग्जाम में सवाल सॉल्व हो, एग्जाम में सवाल सॉल्व हो तो सिलेक्शन हो। जो हमारा काम नहीं है उसका लोड नहीं लेना है। देखिए आपका जो सिलेबस है, इसमें दो पार्ट है बेसिकली, एक तो अरुणाचल जीके है, एक नॉर्थ ईस्ट हिस्ट्री है।
अरुणाचल जीके आपका प्रीलिम्स में कवर है। हम अरुणाचल जीके से ही क्यों आपका सिलेबस शुरू कर रहे हैं? अरुणाचल जीके से इसलिए शुरू कर रहे हैं क्योंकि अभी मैं उसी पे आ रहा हूँ, इसका सिग्निफिकेंस क्या है। पहली बात तो सर ये अपने स्टेट का पेपर है, अपने स्टेट का है, बाकियों से यही आपको अलग करता है। हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी तो सब जान रहे हैं, बट अरुणाचल का जीके सिर्फ आप जान रहे हैं, ठीक है। तो ये एक यूनिक पार्ट है अपने सिलेबस का। दूसरा, अरुणाचल जीके को सर ऐसा देखिए, ये आपका प्रीलिम्स में तो आ ही रहा है, मेंस में भी आप देखेंगे ना तो जीके का जो अब जीएस का जो पेपर 1 है उसमें ये सिलेबस में मेंशन्ड है। उसके अलावा जैसे अगर हम अरुणाचल के इवेंट्स को कवर करेंगे तो अरुणाचल की कई सारी स्टोरीज उसमें इंक्लूडेड होंगी, तो वो हमें जीएस 4 में भी हेल्प करेगा, ठीक है। उसके अलावा भी जितना आप अपने अरुणाचल स्टेट को समझेंगे, तो जैसे सोसाइटी हो गया या इकोनॉमी हो गया, जगह जगह पर जहां पर गवर्नमेंट स्कीम्स के एग्जाम्पल की नीड होगी तो हम अपना अरुणाचल की स्कीम्स को भी लिख सकते हैं। और जितना हम अपना स्टेट की स्कीम्स को, स्टेट के एग्जाम्पल्स को लिखेंगे, ऑब्वियसली बात है एग्जामिनर उससे ज्यादा प्रभावित होगा। आंसर सब सेम लिख रहे हैं, बट आपने क्या करा, अपना अरुणाचल स्पेसिफिक कुछ ज्यादा एग्जाम्पल लिख दिए, तो वो समझ रहा है ये बंदा अरुणाचल के बारे में ज्यादा अच्छा जानता है, तो दैट पर्सन इज मोर डिजर्विंग। तो ये एक बड़ा रोल है अरुणाचल जीके का। प्लस जब आप इंटरव्यू में पहुंचते हैं, जैसे अभी हमने जब मॉक इंटरव्यूज कराए, तो हमारे कई सारे पैनलिस्ट मेंबर्स थे, उन्होंने इंटरव्यू एस्पिरेंट से ऐसे ऐसे सवाल पूछे उन्हीं के डिस्ट्रिक्ट से जो उनको लगता था कब पता होंगे बट नहीं पता थे। तो इंटरव्यू तक ये आपको हेल्प करेगा। इंटरव्यू में भी आपका अरुणाचल स्पेसिफिक जो क्वेश्चंस आएंगे वो यहाँ से आपका कवर होंगे। क्योंकि इंटरव्यू में देखो, भले मैंने कह दिया है कि वहां नॉलेज चेक नहीं कर रहा है, बट आप खुद इमेजिन करो आप अरुणाचल का सिविल सर्विसेज एग्जाम दे रहे हो और उसने अरुणाचल स्पेसिफिक कोई क्वेश्चन पूछ लिया और आप नहीं बता पाए, तो वो कितना एक निगेटिव मैसेज देगा कि अगर हम अपने ही स्टेट के बारे में नहीं जान रहे हैं तो क्या हम ऑफिसर के लिए वर्दी हैं? तो बीइंग एन एपीसीएस ऑफिसर इट इज वेरी नेसेसरी कि हमारा जो ये अरुणाचल जीके है और ये जो नॉर्थ ईस्ट हिस्ट्री है इसको हमें मजबूती से पकड़ना है। अभी जो हम पोर्शन आपका लेके चल रहे हैं दैट इज अरुणाचल जीके। देखिए अरुणाचल जीके में अगर मैं इसको ब्रॉडली क्लासिफाई करूं तो हम लोग अरुणाचल की स्पेसिफिक पॉलिटी की बात करेंगे, कुछ हिस्ट्री की बात करेंगे, हिस्ट्री वहां से भी कनेक्ट होगी जब नॉर्थ ईस्ट हिस्ट्री पढ़ेंगे तब भी होगी। अभी मेनली हम जो पॉलिटिकल इवोल्यूशन हुआ है नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर ट्रैक से अरुणाचल एज ए कंप्लीट स्टेट, वो हम बात करेंगे। फिर अरुणाचल की इकोनॉमी की कौन कौन से सेक्टर अरुणाचल में ज्यादा पैसा देते हैं, ठीक है, जीडीपी वगैरह क्या है स्टेट की। फिर अरुणाचल की ज्योग्राफी, माउंटेन्स, लेक्स, ये सारी चीजें, ठीक है। तो ये अपना अरुणाचल जी के स्पेसिफिक हम इन कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे, ठीक है। फिर कुछ मिसलीनियस फैक्ट्स भी आ जाते हैं। मिसलीनियस फैक्ट्स जैसे आपका पर्सनालिटीज हो गए, अरुणाचल की कुछ इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज के नेम हम देखेंगे, ठीक है, आगे हम उसको एड ऑन करवाएंगे। बुक्स एंड ऑथर्स हो गए, अरुणाचल की इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस हो गए, है ना, जैसे आपके अरुणाचल स्पेसिफिक अवार्ड्स, मेडल्स, ऑल्दो वो तो हम करंट अफेयर्स वाला पार्ट में भी कवर करेंगे। तो ये सारी चीजें कुछ आपका अरुणाचल जीके में मिसलीनियस है, मतलब एडिशनल है, इनको भी हमें करके चलना है, ठीक है, इनको भी हमें कवर करके चलना है। राइट, चलिए
थोड़ा सा मैं पॉलिटी और हिस्ट्री मतलब हिस्टोरिकल जो एवोल्यूशन है उसको लेके चलूंगा, बट उससे पहले एक बार अब ब्रीफ बात कर लेते हैं अपने अरुणाचल के फैक्ट्स के बारे में। तो जैसे अरुणाचल का मतलब क्या है, नोन एज अ लैंड ऑफ द डोन लिट माउंटेन्स। ठीक है, ठीक है, मतलब अरुणाचल ही वो जगह है जहां से पूरे देश को सनराइज आपका मिलता है, फर्स्ट टू ग्रीट द राइजिंग सन। अब पोइट्री की क्लास नहीं है वरना हम उसमें और ज्यादा डिटेल में जाते हैं। ठीक है, अरुणाचल का जो नेम है इट वाज सजेस्ट बाय, इसमें देखो मतलब ऐसा नहीं है कि एक ही व्यक्ति का रोल था इसमें। जैसे जो कहा जाता है श्री भीभा बासुदास शास्त्री जो डायरेक्टर ऑफ रिसर्च थे, और के ए राजा जो उस टाइम के चीफ कमिश्नर थे, प्लस उस टाइम जो आपका एजेंसी काउंसिल हुआ करती थी, तो उन सब का एक आपसी सहमति से ये अरुणाचल नेम आपका बनता है। देखिए अरुणाचल का जो इवोल्यूशन हुआ, अगर हम ब्रॉडली बात करें तो ये जो पूरी कहानी हम स्टार्ट करेंगे, ये स्टार्ट करेंगे 1873 से। ठीक है, ये जो हम अरुणाचल की अपने जो हिस्ट्री है, जो पॉलिटिकल इवोल्यूशन है, वो हम कहां से स्टार्ट करेंगे, 1873 से। 1873 में आपका इस रीजन को रेगुलेट करने के लिए एक कानून बनाया गया था जिसको कहते हैं बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1873। ठीक है, बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1873, यहां से हमारी कहानी शुरू हुई थी। समझ है, मतलब कहानी तो और पुरानी, बट हम जो स्टार्ट कर रहे हैं पॉलिटिकल इवोल्यूशन अपने अरुणाचल का, बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन एक्ट 1873। तो ब्रिटिशर्स का रूल था, तो ब्रिटिशर्स ने ये कानून इसलिए बनाया ताकि जैसे इस टेरिटरी में, उस टाइम अरुणाचल तो नहीं कहते थे, तो ये जो फ्रंटियर टेरिटरी थी, इस टेरिटरी में अपना जो बाकी वो ब्रिटिश लॉज जो लगाते थे, ब्रिटेन इंडियन लॉज, उससे एग्जेम्प्ट किया जा सके, इस टेरिटरी को ऑटोनॉमी दी जा सके, क्योंकि यहाँ पर जो ट्राइब्स थी वो उनके उन रूल्स एंड रेगुलेशंस को नहीं मान रहे थे, तो उनको क्या करना था, उन रूल से एग्जेम्प्ट करना था। इसके लिए क्या बनाया गया, बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1873। और जो ट्राइबल पॉपुलेशन है उसको बाहर की किसी व्यक्ति के एंट्री को रोकने के लिए भी यही कानून है। आज भी जो आईएलपी बनता है, इनर लाइन परमिट, बाहर के किसी व्यक्ति को अगर इंडिया में एंटर करना है तो वो किस कानून के तहत बनता है, यही BEFR 1873। ठीक है, this demarcation aimed to separate the area from regular Indian laws। ठीक है यहां तक। नेक्स्ट अगर हम बात करें, अभी डिटेल में भी हम बात करेंगे, अभी आपको एक ब्रीफ आइडिया दे रहा हूं मैं। 1873 के बाद एक बड़ा जो चेंज आप देखोगे, दैट विल बी इन 1914। 1914 में सर क्या हो रहा है, इस रीजन को एक नाम दिया गया है नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर ट्रैक्ट। ठीक है, ये रीजन आपका कहला रहा है नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर ट्रैक्ट। और 1919 में ये जो पूरा आपका नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर ट्रैक्ट वाला रीजन है, इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। 3 पार्ट कौन कौन से हैं सर, ये वाला आप देखोगे बालीपारा फ्रंटियर ट्रैक्ट, ये हो गया आपका सादिया फ्रंटियर ट्रैक्ट, और ये हो गया सर आपका लखीमपुर। ठीक है, 3 पार्ट में बांट दिया गया, बालीपारा, सादिया एंड आपका लखीमपुर फ्रंटियर ट्रैक्ट। तो 1873 में शुरू हुआ, 1914 में हमने क्या देखा, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर ट्रैक्ट बन रहा है, और 1919 में क्या हो रहा है, ये जो फ्रंटियर ट्रैक्ट है आपका 3 पार्ट में डिवाइड हो रहा है, बालीपारा, सादिया एंड तीसरा पार्ट कौन सा है,
लखीमपुर। ठीक है, तो ये कहानी सर 1919 में चल रही थी। 1919 के बाद फिर आ जाता है इंडिपेंडेंस। तो जब 1947 में इंडिपेंडेंस मिलती है तो ये जो पूरा रीजन है ये आसाम गवर्नर के अंडर आ जाता है। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री हैंडल कर रही होती है, बट एज एन एजेंट कौन होता है? आसाम का गवर्नर। गवर्नर ऑफ आसाम को यहाँ की रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी जाती है। देखिए, ये जो इवोल्यूशन आप पढ़ रहे हैं, ये इससे इसका सिग्निफिकेंस क्या है, इसमें आपको देखने को क्या मिल रहा है, ये इंपॉर्टेंट क्यों है, इसको आप समझने की कोशिश कीजिए। इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि जब ये सब चल रहा है ना, तो यहाँ पर इस फ्रंटियर ट्रैक यानी अभी जो अपना अरुणाचल है, वहां की लोकल पॉपुलेशन का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है डिसीजन मेकिंग में। गवर्नमेंट ने डिसाइड कर दिया, डिवाइड हो गया, गवर्नमेंट ने जैसा चाहा वो वहां हो गया। अभी अपना जो लोकल पॉपुलेशन है, दे आर नॉट एबल टू डिसाइड कि उन्हें कैसा रूल चाहिए। यही इवोल्यूशन आपको समझना है धीरे धीरे कैसे होगा, कि धीरे धीरे यही जो नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर ट्रैक्ट है, यही आगे चल के जो अरुणाचल बनेगा, यहाँ के लोग किस तरह से धीरे धीरे डिसीजन मेकिंग में आ रहे हैं, किस तरह से डिसीजन मेकिंग हमारी इन्वॉल्व हो रही है, और किस तरह से फाइनली 1987 में हम कंप्लीट स्टेट बन पा रहे हैं। इसको फील करना है, समझ रहे हैं किस की गाड़ी किधर ले जानी है। ये तो देखो, रटने को तो आप रट ही लोगे, इस साल ये हुआ, इस साल ये हुआ, लेकिन इस चीज को फील करिए कि किस तरह से ऑटोनॉमी हमें मिली है, किस तरह से लोकल ऑटोनॉमी बढ़ती गई है। क्लियर है माय पॉइंट? क्लियर है? ऑनलाइन वाले गिव मी अ थम्स अप। ठीक है, इस चीज को समझना है। तो वही सर, आजादी के टाइम पर एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री हैंडल कर रही थी, और उनके बिहाफ पे बस क्या कहते, गवर्नर ऑफ आसाम को बोला था आप इस चीज को देखते रहे। फिर आजादी के बाद 1948 में फिर चेंज किया गया। नोट करते जाना सर, 1873 बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन एक्ट आया। 1914 में आपका वो NEFT बनता है। 1919 में 3 पार्ट बनते हैं। और अब 1948 में क्या हो रहा है, ये जो फ्रंटियर ट्रैक था, जैसे ये बालीपारा वाला एरिया था, इसमें अब आप देखो सेला सब एजेंसी भी बन रहा है, सुबानसरी वाला भी एरिया बन रहा है। ठीक है, तो अब नए नए एरियाज और इसमें डेवलप हो रहे हैं। द नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर ट्रैक्ट अंडरवेंट फर्दर रीऑर्गेनाइजेशन, जिसमें जैसे सादिया लखीमपुर तो था, अब तिराप फ्रंटियर ट्रैक्ट आ गया है, सेला सब एजेंसी आ गया है, सुबानसरी फ्रंटियर ट्रैक्ट आ गया है, और यूनसांग फ्रंटियर ट्रैक्ट आ गया है। ये यूनसांग फ्रंटियर ट्रैक्ट आगे आपका नागालैंड में चला जाएगा। ठीक है, ये अरुणाचल में नहीं रहेगा, तो इसको ध्यान रखना है ना। तो 1919 देन आपका क्या आ गया, 1948 तक हम पहुंच गए। तो 1948 में वही जो फ्रंटियर ट्रैक्स थे उन्हीं को डिवाइड करा कर लगे थे। फिर 1954 में मेजर चेंज हुआ। 1954 में क्या बन रहा है, आपका नेफा बन रहा है। देखिए, ये थोड़ा सा लंबा है, ये जो क्रोनोलॉजी है ना थोड़ी सी लंबी है, इसीलिए मैं पहले इसको ब्रीफ में बता रहा हूँ। आगे पूरा अरुणाचल पॉलिटी हमें यही डिस्कस करना है, ठीक है। लेकिन अभी क्या है, मैं थोड़ा सा इसको ब्रीफ में लेके जा रहा हूँ ताकि एक माइंड में पिक्चर क्लियर हो। क्योंकि मैं हिस्ट्री जब भी पढ़ाता हूँ, एक बात आप लोगों से बोलता हूँ, क्रोनोलॉजी मेंटेन करिए पहले, कि कब कब क्या हो रहा है। एक बार आपका क्रोनोलॉजी बैठ जाएगा तो बाकी सारी चीजें बैठती रहेंगी। पीछे तक ऑडियो वीडियो क्लियर है ना? ठीक है, बोर तो नहीं हो रहे हैं? होंगे भी तो बताएंगे नहीं। अब करना है सर, कुछ और ऑप्शन नहीं है। ठीक है, तो 1954 में क्या नाम पड़ गया अपना, नेफा। आ रही है बात समझ में? पक्का? चलिए, डाउट लगे पूछ लेना है, ये नहीं सोचना है कि कल पूछेंगे, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, है ना। क्योंकि
कई बार क्या होता है, यही छोटे छोटे डाउट्स होते हैं, यही डाउट्स पाइल अप होते हैं, होते होते फिर आगे प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो आपको प्रॉब्लम बनाना ही नहीं है, आज ही के आज ही उसको निवारण करना है, ठीक है। तो 1954 तक सर हम पहुंच गए। 1954 में क्या बना, आपका नेफा बना। फिर 1954 के बाद एक बड़ा जो चेंज आया आपका, वो आया 1965 में। 1965 में एक चेंज तो सर ये आया था कि अब जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री का रूल था, अब किसका आ जाएगा, यूनियन होम मिनिस्ट्री का, ठीक है। अब किसका रूल आ जाएगा सर, यूनियन होम मिनिस्ट्री का। दूसरा, यहां पर जो नेफा है ना, इसमें जो नेफा है इसमें 5 फ्रंटियर डिवीजन्स बन जाएंगे, सुबानसरी, कामेंग, ऐसे करके आगे वो मैं लिखाऊंगा सब, ठीक है। इसमें क्या बन जाएंगे सर, 5 फ्रंटियर डिवीजन। या चाहो तो लिख लो, कामेंग, सियांग, सुबानसिरी, लोहित एंड तिरप, ठीक है। कामेंग, सियांग, सुबानसरी, लोहित, तिरप, आपका ये 5 फ्रंटियर डिवीजन्स बन जाएंगे 1965 में। फिर 1972 में काफी चेंज होगा। 1972 में सिर्फ अपना जैसे अरुणाचल में ही चेंज नहीं हुआ था, आसाम में ही क्या था, अलग अलग स्टेट्स की डिमांड होने लगी थी। फॉर एग्जांपल जैसे आपका जो गारो खासी जयंतिया हिल्स वाला रीजन है, वो भी डिमांड करने लगे थे कि हमें अलग स्टेट रीजन चाहिए, क्योंकि वहां पर भी आसामीज का इम्पोजिशन हो रहा था इस तरह से। तो एक रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 19 नॉर्थ ईस्ट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 1971 पास किया गया। उससे ही आपका वो जो मेघालय वाला रीजन है वो एज ए यूटी अलग किया गया, और उससे ही आपका 1972 में क्या बनाया गया, अरुणाचल प्रदेश बनाया गया, ठीक है। तो अभी तक ये जो रीजन नेफा चलता आ रहा था, अब फाइनली ये अरुणाचल कब बन रहा है, 1972 में। तो अभी अपनी क्रोनोलॉजी क्या थी, 1873 बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन एक्ट, 1914 में आपका वो एनईएफटी बनता है, 1919 में उसका डिवीजन होता है, 1948 में फर्दर डिवीजन होता है, 1954 में नेफा बनता है, 1965 में होम मिनिस्ट्री का कंट्रोल आएगा, प्लस 5 फ्रंटियर डिवीजन बनेंगे। और 1965 के बाद 1972 अगला चेंज कब आएगा, 1972 नेफा क्या बन गया, अरुणाचल प्रदेश। बट अभी अरुणाचल क्या बना है सर, फुल फ्लैजेड स्टेट नहीं बना है। अभी अरुणाचल क्या बना है, यूनियन टेरिटरी बना है, ठीक है। अभी अरुणाचल फुल फ्लैजेड स्टेट आपका नहीं बना है, अभी अरुणाचल क्या बना है, यूटी बना है। और फिर फाइनली 1987 72 के बाद फिर 87 में आपको फुल फ्लैजेड स्टेटहुड मिल जाएगा। पहले तो ये सीक्वेंस बैठानी है, बीच में और भी इंपॉर्टेंट डेट्स आएंगी वो भी मैं बताऊंगा, बट पहले ये सीक्वेंस आप बैठा लीजिए माइंड में, ठीक है। उतना ही अरुणाचल जी के सर बढ़ गया था, स्टेट हुड डे कब होता है। ठीक है, हाँ जी।
1948 में वही जो आपका फ्रंटियर ट्रैक था उसमें फर्दर और डिवीजन हो गए थे। उसी रीजन से निकल के। हाँ हाँ हाँ, आप मैप देख लीजिए। पहले आपका ये वाला मैप होता था, ये बालीपारा, सादिया, लखीमपुर, ठीक है। फिर इसके बाद ये वाला रीजन आप देखो, जो ये नीचे जा रहा है थोड़ा सा, ये बालीपारा तो इधर वाला जो था, इसी में आपका ये सुबानसरी आ गया, ठीक है। फिर इसी में आपका ये आगे चल के नीचे वाला जो एक रीजन था तिराप आ गया। ये एग्जैक्ट एक्चुअली मैप्स नहीं है, ये बुक से लिए हुए मैप्स हैं। इवन इसमें आपको ह्यूनसांग भी नहीं दिख रहा होगा, वो आपका नागालैंड साइड में मिल गया है। तो ये ही अवेलेबल मैप है, ठीक। इसमें आसपास के कुछ और टेरिटरीज थी, ऐसा नहीं है कि सिर्फ उसी को डिवाइड किया गया, उसमें से आसपास की कुछ और टेरिटरीज थी, उनको रीऑर्गेनाइज किया गया था, ठीक है। ठीक है, हाँ। चलिए, ठीक है, तो फिर एक बार फिर से रिकॉल करें। 1873 में क्या हो रहा है? बंगाल ईस्टर्न 1873, और 1873 के बाद अगला 1914 क्या हो रहा है? नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर ट्रैक। 1919 नहीं आया समझ? हाँ, बिल्कुल, थ्री थ्री पार्ट है ना। कौन कौन से? बालीपारा, सादिया, लखीमपुर। 1948 वही फर्दर रीऑर्गेनाइजेशन। 1954 वेरी इंपॉर्टेंट, क्या हुआ था? हाँ, नेफा बना है, ठीक है। 1954 ज्यादा पूछता है, 1954 में क्या हुआ है? नेफा बना है। 1965 हाँ जी, हाँ 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 हाँ, वो दूसरा। हाँ, 5 फ्रंटियर डिवीजन्स बने। फ्रंटियर डिवीजन वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको जरूर याद रखिएगा, है ना, ये पूछता रहता है, इस तरह के सवाल प्रीलिम्स में बन जाते हैं कि 1965 में कितने आपके डिवीजन्स बने, तो कितने बने? 5। कौन कौन से? कामेंग, सियांग, सुबानसिरी, लोहित, और क्या है? चिराग, ठीक है। तो 1965 में ये आपका 5 फ्रंटियर डिवीजन्स बन रहे हैं, क्लियर है? चलिए, फिर उसके बाद क्या हो रहा है सर? 1972 हाँ, पता है सर, लेकिन बताएंगे नहीं, एनर्जी सेव करेंगे, पीपीएससी एग्जाम वाले दिन सारी एनर्जी उसी दिन निकालेंगे, क्लास में टाइम नहीं वेस्ट करते सर हम। यूटी बन गए सर, है ना। आगे विद, अभी तो विदाउट लेजिस्लेटिव असेंबली है, फिर आगे विद लेजिस्लेटिव असेंबली बनेंगे।
फिर 1987 में कंप्लीट स्टेटहुड, ठीक है। तो दैट इज द बेसिक क्रोनोलॉजी ऑफ ए पॉलिटिकल एवोल्यूशन ऑफ अरुणाचल प्रदेश। अगर ये पार्ट आपको क्लियर है फिर हम आगे की बात करें। 1914 से सर शुरू हो रहा है, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर ट्रैक बन रहा है ना। अभी और भी डिटेल में बात करेंगे, चिंता मत करो, अभी 1914 में फिर से आएंगे, है ना। अभी तो ब्रीफली मैंने बात करी है ताकि एक आपको टाइमलाइन बैठ जाए कि हाँ किस तरह से चीजें चल रही हैं। थोड़ा सा सर अरुणाचल की अपना ज्योग्राफी की बात कर लेते हैं। है ना, थोड़ा सा अरुणाचल की ज्योग्राफी की बात कर लेते हैं। ये अपना मैप है। अच्छा, क्या लग रहा है अरुणाचल ओवरऑल कितने कंट्रीज से बॉर्डर कर रहा है? 3। चाइना दूसरा, म्यांमार तीसरा, भूटान। नेपाल दिख रहा है किसी को? नहीं है इधर, ठीक है। तो अपना अरुणाचल 3 कंट्री से बॉर्डर शेयर कर रहा है। सबसे लंबा बॉर्डर किससे शेयर हो रहा है? चाइना के साथ 1000 किलोमीटर, ठीक है। समथिंग अराउंड 1000 किलोमीटर हम किससे शेयर कर रहे हैं? चाइना के साथ शेयर कर रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद 440 किलोमीटर हम किसके साथ शेयर कर रहे हैं? म्यांमार के साथ शेयर कर रहे हैं, ठीक है। 1000 किलोमीटर चाइना के साथ, 440 किलोमीटर म्यांमार के साथ। एंड नेक्स्ट क्या बचा? भूटान। भूटान के साथ कितना है सर? 160 किलोमीटर बॉर्डर शेयर कर रहे हैं। तो 2 पॉइंट ध्यान रखिएगा। पहला पॉइंट तो ये कि सबसे बड़ा बॉर्डर हम किस कंट्री के साथ शेयर कर रहे हैं अरुणाचल में? चाइना के साथ। दूसरा, और लेंथ भी याद रखिएगा 1000 किलोमीटर। इसी तरह के फैक्ट पूछता है इंटरव्यू में, कुछ भी पूछ लेता है। अभी एक एस्पिरेंट ने बताया, उनसे ये पूछा था हाईएस्ट माउंटेन पीक बताओ। इस तरह के आसान सवाल भी पूछ लेता है ना। दूसरा ध्यान रखिएगा कि अरुणाचल कितने कंट्री से बॉर्डर शेयर करता है ना। देखिए है आसान चीजें, मैं उसमें नहीं कह रहा हूँ ये बहुत टफ ही है, मैं कुछ बहुत अलग बता रहा हूँ, लेकिन ये बेसिक बेसिक चीजें कभी कभी गड़बड़ हो जाती, तो एटलीस्ट ये ना हो, ठीक है। इसलिए मैं बकायदा दिखा के आपको बता रहा हूँ। चलिए, ये तो सर बात हो गई आपका मतलब कंट्रीज की। डोमेस्टिकली बताइए सर कौन कौन से स्टेट से हम बॉर्डर शेयर कर रहे हैं? स्टेट में कौन किस किस से शेयर कर रहे हैं? आसाम और नागालैंड। और कोई? नागालैंड टू द साउथ एंड आसाम टू द साउथ साउथ वेस्ट, ठीक है। ठीक है, दो ही है, इतना नहीं सोचना है, दो ही है, ठीक है। तो आसाम जो है अपना, अरुणाचल जो है कौन से 2 स्टेट से बॉर्डर शेयर कर रहा है? आसाम एंड नागालैंड। अच्छा, ईस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? अंजो है। वेस्टर्न मोस्ट तवांग, ठीक है। ईस्टर्न मोस्ट अंजो, वेस्टर्न मोस्ट तवांग। अगर हम अरुणाचल की रैंक की बात करें पॉपुलेशन वाइज तो कितनी है? 27th। अगर हम स्टेट्स में पॉपुलेशन कंपेयर करें अरुणाचल की तो कौन से नंबर पे है सर? 27। और एरिया वाइज अरुणाचल कौन से नंबर पे आता है? 14th इन एरिया। तो अरुणाचल में ओवरऑल अगर हम बात करें पॉपुलेशन डेंसिटी कम है, मतलब एक रीजन में ज्यादा लोग नहीं रह रहे हैं, स्कैटर्ड पॉपुलेशन है अपने अरुणाचल की।
इसीलिए गवर्नमेंट के लिए ये एक बड़ा चैलेंज हो जाता है कोई भी पॉलिसी पहुंचाने के लिए, कि अगर एक ही जगह सारे लोग रह रहे होते तो उनके लिए ज्यादा इजी हो जाता है। एरिया वाइज हमारे पास एरिया बहुत है, एरिया की कमी नहीं है। इवन पूरे नॉर्थ ईस्ट में सबसे बड़ा जो स्टेट है एरिया वाइज वो है अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए, यहां तक कोई डाउट है तो बताइए। अभी थोड़ा थोड़ा फैक्ट है, फैक्ट भी करते जाएंगे सर, करना पड़ेगा। ठीक है, प्रीलिम्स में तो फैक्ट ही पूछेगा। दूसरा ध्यान रखना सर, आप जितना भी हम पढ़ेंगे ना, यहाँ पर जितना भी पढ़ेंगे उसमें ज्यादातर जो हम चीजें होंगी वो आप मान के चलो मिक्स होंगी, फैक्ट और थ्योरी। तो आपको अपने फैक्ट अलग निकालते हुए चलना है। अभी मैं इस पे भी आऊंगा, शॉर्ट नोट्स कैसे बनाने उस पे भी आऊंगा। लेकिन जितना भी हम पढ़ रहे हैं ना, आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर होना चाहिए कि इससे एग्जाम में सवाल क्या क्या बन सकते हैं। और वो आपका दो ही चीजों से क्लियर होगा, अगर आपका सिलेबस पे कमांड अच्छी है और अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखे हुए हैं। ठीक है, तो ये दोनों चीजें अच्छे से मेंटेन करिए और अपने आप से भी पूछते रहिए, क्योंकि थोड़ा तो देखो हम भी कॉमन सेंस इतना जानते हैं कि किस तरह से सवाल एग्जामिनर पूछ सकता है। ठीक है, तो उसी को लेके चलना है। चलिए, मेजर रिवर्स की अगर हम बात करें, देखो एक तो अपना ब्रह्मपुत्र ही है। ठीक है, वो तो ज्योग्राफी में हम रिवर्स अच्छे से पढ़ेंगे ही, ये यही ब्रह्मपुत्र, इसी को सियांग कहते हैं अरुणाचल में। इसमें और भी रिवर्स आके आपका मिलती हैं, जैसे सुबानसिरी है। ठीक है, इधर तिराप है। तिराप एक्चुअली एक और ट्रिब्यूटरी में मिलती है, बूढ़ी दिहांग में। बूढ़ी दिहांग में तिराप रिवर मिलती है, फिर वो आपकी ब्रह्मपुत्र में आके मिलती है। फिर इधर एक दिबांग है, इधर एक आपका लोहित है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं अरुणाचल प्रदेश की। रिवर्स तो अभी चाहो तो स्किप भी कर सकते हो, आगे जो हम पूरा नॉर्थ ईस्ट ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो उसमें ही रिवर्स वाला पार्ट भी इंक्लूड करेंगे। बट ब्रीफली हम देख रहे हैं इसमें कौन कौन सी रिवर्स हैं, कामेंग, सुबानसिरी, सियांग, तिराप एंड लोहित। ठीक है, आज बस क्विक ओवरव्यू कर लो सर, स्टेट में क्या क्या चीजें हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग सर बात कर लें वेजिटेशन की या फॉरेस्ट की, तो ये जो अपना रीजन है ना, ये काफी डेंस फॉरेस्ट है। इसके ऊपर ये वाला जो रीजन है, जो नॉर्थ वाला है, यहाँ पर आपको अल्पाइन फॉरेस्ट मिल जाएंगे। नॉर्थ में अल्पाइन मिल जाएंगे, बाकी लगभग सेंटर में अगर आप ज्यादातर देखोगे तो डेंस फॉरेस्ट अपने अरुणाचल में देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो डेंस ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आर फाउंड इन द फुट हिल्स एंड ईस्टर्न एरियाज नियर म्यांमार। तो ये जो फुट हिल वाला एरिया है, क्योंकि ये सब अगर आप देखोगे तो ये तो माउंटेनियस रीजन है, तो ये माउंटेन का ये फुट हिल वाला एरिया है, और दूसरा ये ईस्टर्न एरिया है। तो ये फुट हिल वाला एरिया, ईस्टर्न ये वाला एरिया, यहाँ पर आपको डेंस फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे। और ये जो नदन बॉर्डर है हमारा, ये वाला हिस्सा, यहाँ पर हमें क्या मिल जाएंगे, अल्पाइन फॉरेस्ट मिल जाएंगे। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक बस देखते जाओ आप, अभी बस व्यू एंजॉय करना है, अभी तो आएगा डिटेल। ठीक है, चलिए अब देखिए हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस की हम बात करें तो हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस हमारी बहुत पुरानी है। महाभारत के टाइम से अपना अरुणाचल की जो जमीन है उसका एविडेंसेस मिलते हैं। इवन आपका अभी जो नेहरू म्यूजियम है वहां पर भी आप जाएंगे, गए हैं नेहरू म्यूजियम, गए हैं, कितने लोग गए हैं?
कोई नहीं गया? ये इधर ही है। हाँ हाँ, लोकेशन मैं भूल गया हूँ लेकिन है यही है। किसी दिन करते हैं प्लान, ठीक है, क्लास बंक करके नेहरू म्यूजियम का बनाते हैं। वो बहुत जरूरी है आपके लिए जाना, ठीक है। वहां तो फिर उसको पढ़ लोगे फिर अरुणाचल जी के मजा ही नहीं आएगा, क्योंकि बहुत खूबसूरती से उन्होंने सारे ट्राइब्स के कल्चर को वहां पर एक्सप्लेन करके रखा है ना। तो वहां जब आप जाएंगे ना, तो जो ये महाभारत टाइम के, वैदिक टाइम के जो कुछ पत्थर वगैरह हैं, वो सब भी आपको वहां म्यूजियम में मिल जाएंगे। तो उससे पता चलता है कि सर महाभारत के टाइम पर भी यहाँ पर लोग रहते थे, यहाँ पर भी सिविलाइजेशन थी, ठीक है। तो अरुणाचल प्रदेश, मैनकाइंड हैज अपेरेंटली प्रॉस्पर्ड हियर सिंस अबाउट 2000 BC, ठीक है। तो वैदिक लिटरेचर में भी सर जिक्र मिलता है। इट ऑल्सो finds mention in Vedic literature of कालिका पुराण एंड द महाभारत। तो ये दो फैक्ट याद रखिएगा कि अरुणाचल प्रदेश का जो डिटेल्स मिलता है वो कहाँ कहाँ मिलता है। एक तो कालिका पुराण में मिलता है, दूसरा आपका महाभारत में मिलता है। एक न रुकिएगा। हाँ जी। तो वैदिक लिटरेचर, कालिका पुराण एंड महाभारत। तो मेन पॉइंट इसमें क्या ध्यान रखना है कि अरुणाचल प्रदेश का जो हिस्टोरिकल मेंशन है वो कौन सी किताबों में है, तो कालिका पुराण में है और महाभारत में है, ठीक है। पहली चीज ये ध्यान रखना है। दूसरी, दिस प्लेस इज द प्रभु माउंटेन्स ऑफ द पुराण। पुराण में एक जगह आई है जिसे प्रभु माउंटेन कह रहे हैं। तो वो प्रभु माउंटेन कुछ नहीं है, अपना अरुणाचल ही है, ठीक है। तो इस प्लेस को किस नाम से जान रहे हैं? प्रभु माउंटेन्स के नाम से जान रहे हैं। क्लियर है? तो ये हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है अपना अरुणाचल प्रदेश का। तो यहाँ से पता चलता है यहाँ की जो अपनी आबादी है ये कोई नई नहीं है, बहुत पुरानी है। प्लस उसके अलावा एक संत थे परशुराम जी, कहा जाता है उन्होंने भी अपने पाप यहीं पे धोए थे। संत व्यास हैं, मेडिटेशन यहीं किया था। किंग भीष्माक है, उन्होंने अपना किंगडम यहाँ क्रिएट किया था। और जो लॉर्ड कृष्णा है उन्होंने रुक्मिणी जी से शादी भी यहीं पर की थी, ठीक है। तो ये सारे कुछ पॉइंट्स हैं दैट इज रिलेटेड टू द हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस ऑफ अरुणाचल प्रदेश। ठीक है यहाँ तक?
बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन एक्ट कब आया? 1873 में आया। और 5 फ्रंटियर डिवीजन्स किस ईयर में बने हैं? 1965। यूटी 1972। और नेफा कब बन रहा है? 1954। और ठीक है 1950 क्लियर। तो ये पढ़ते जाना है, ऐसा नहीं कि आगे का भूलते जाना है ना। और भी कई सारे आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं अपने अरुणाचल में, जैसे आपका भालुकपोंग फोर्ट है, ठीक है, भीष्माक नगर है, दिरांग जोंग है, और तमरेश्वरी टेम्पल के कुछ रुइंस हैं, मालीनिथन टेम्पल है। तो ये भी कुछ अपना आर्कियोलॉजिकल साइट्स में आ जाता है अरुणाचल प्रदेश के, ठीक है। एंड आपका जो नक्श पर्वत है, ठीक है, तो एट डिफरेंट प्लेसेस इन अरुणाचल प्रदेश बियर टेस्टिमनी टू इट्स रिच हिस्टोरिकल एंड आर्कियोलॉजिकल हेरिटेज। ये पूरी मैं लिस्ट आपको बना के दूंगा, कल्चरल लिस्ट है, आपका आर्किटेक्चरल लिस्ट, मतलब ये जो भी साइट्स हैं इसका पूरा लिस्ट आपको देंगे। बस एक ब्रीफ में मैं आपको बता रहा हूँ क्या क्या चीजें यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। अभी बस इसको देखते जाइए, इतना ऐसा नोट डाउन करने की नीड नहीं है, पूरा लिस्ट मिल जाएगा आपको आगे। फिर कल्चर को अगर हम सर बात करें तो पीपल एंड कल्चर को तो 3 पार्ट में ब्रॉडली हम डिवाइड करते हैं। एक जो है अपना ग्रुप महायान बुद्धिस्ट है, ठीक है, जैसे जो तवांग एंड वेस्ट कामेंग वाले जो रीजन में कम्युनिटीज हैं, मोनपास है ना, तो वहां आपको महायान बुद्धिज्म देखने को मिल जाएगा। त्रिवाड़ा भी मिल जाता है, नामसाई में जाएंगे तो वहां आपका त्रिवाड़ा भी है। दूसरा जो अपने नेचर वर्शिपर्स हैं, ठीक है, तो जैसे आपातानीज, आदिज, गालोज, मिशमिस, तो ब्रॉडली ये क्लासिफाई एक किया जाता है। तो एक हो गया आपका नेचर वर्शिपर्स। तीसरा एक हो गए सर जो वैष्णवाइट्स एंड बुद्धिस्ट विद चीफ्स, ठीक है, जैसे नौक्तेज, वांगचोज एंड खमसीज जो हैं आपका तिराप, लोंगडिंग, चांगलांग वाले रीजन के एंड नामसाई के। तो दे फॉलो अ ब्लेंड ऑफ वैष्णविज्म एंड बुद्धिज्म एंड आर ट्रेडिशनली लेड बाय हेरिडिटरी चीफ्स। तो ब्रॉडली 3 पार्ट में जो पीपल्स के कल्चर हैं यहाँ पर हम उनको डिवाइड कर देते हैं। आगे सोशली अगर हम बात करें, ये वैसे तो कल्चर का पार्ट हो गया, कल्चर में क्या क्या फेस्टिवल्स होते हैं, फेस्टिवल्स में क्या क्या इवेंट्स होते हैं, वो सारी चीजें आपको आगे मिलेंगी, है ना। इकोनॉमी की बात करें अगर हम, तो प्राइमरीली अरुणाचल की इकोनॉमी क्या है? एग्रेरियन है। पहला पॉइंट तो ये ध्यान रखना है, अपने अरुणाचल की प्राइमरी इकोनॉमी क्या है? एग्रेरियन है, यानी ज्यादातर लोग किस चीज में इन्वॉल्व हैं? एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व है ना। उसके अलावा हॉर्टिकल्चर है सर, हॉर्टिकल्चर का इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल काफी अच्छा है अरुणाचल प्रदेश में। ये अभी लेटेस्ट जो डेटा है वो ये है, देखो सर सबसे अच्छी बात क्या है, जो 2023-2024 फाइनेंशियल ईयर था, फाइनेंशियल ईयर कैसे बनते हैं कि जैसे मान लीजिए मार्च 2023 में शुरू हुआ और ये कब तक चलेगा? अप्रैल 2024, ठीक है। तो मार्च 2023 से अप्रैल 2024 स्टेट का जो जीडीपी है, जीएसडीपी मतलब ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्शन, है ना। जीडीपी बेसिकली क्या होता है? ये प्रोडक्शन होता है, मतलब किसी भी विद इन द जीडीपी का मतलब होता है विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया जो भी हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। बाकी तो इकोनॉमी में आप डिटेल में पढ़ेंगे। जीडीपी का मतलब क्या है? विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया जो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड
जीडीपी। क्लियर है? अब उसी को हम स्टेट लेवल पे अगर बात कर लें कि अपने अरुणाचल में कितना प्रोडक्शन हो रहा है, तो वो क्या हो जाएगा? जीएसडीपी। तो अपने अरुणाचल में अगर हम बात करें तो जीडीपी जीएसडीपी जो थी वो किस रेट से ग्रो करी थी? 9.5%। उससे पिछली साल 7%, यानी जीडीपी का ग्रोथ रेट बड़ा है, अच्छा खासा बड़ा है। जबकि नेशनल जीडीपी की अगर आप बात करो 8.2% थी, यानी नेशनली 8.2% पूरा देश बढ़ रहा था, और वहीं अपना अरुणाचल 9.5% से आगे बढ़ रहा है। तो ये दैट इज अ पॉजिटिव न्यूज। इकोनॉमी इज ऑन द राइज इन अरुणाचल प्रदेश, है ना? तो 2023-2024 में अगर हम बात करें तो एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस सेक्टर्स ने कितना कितना कंट्रीब्यूट किया। तो सबसे ज्यादा अगर आप कंट्रीब्यूशन देखोगे तो सर्विस सेक्टर का है। सर्विस सेक्टर का कितना है? 40%। मैन्युफैक्चरिंग का है 24%। एग्रीकल्चर का कितना है? 36%, है ना? सर्विस सेक्टर का कितना है? 40%। मैन्युफैक्चरिंग का कितना है? 24%। एग्रीकल्चर का कितना है? 36%। तो ये आपका कंट्रीब्यूशन है। तो ये इकोनॉमी इन ब्रीफ। मैं बस थोड़ा थोड़ा आपको बेसिक सबका ही आइडिया दे रहा हूँ, पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, अपना जो भी अरुणाचल का है। ठीक है, चलिए लिख रहे हैं क्या? चलिए लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। लेकिन लिखने का वर्थ होना चाहिए, ऐसा नहीं है बस कोरे पन्ने पे बस लिख के खत्म हो गया। रिवीजन होना पड़ेगा, तभी कुछ इसका वर्थ आपको मिलेगा। ये आप सिलेबस लेके आए हैं? गुड। देखिए, एक चीज ध्यान रखिए कि आपका जो प्रिपरेशन है ये बहुत टिपिकल नहीं है। मैं इसको हमेशा कहता हूं, ये टफ है बट डुएबल है। बस हिम्मत नहीं हारना है, एंड तक कंसिस्टेंसी बनाए रखना है। लग रहा है प्रॉब्लम हो रहा है, डाउट हो रहा है, डिस्कस करना है ना, बातचीत करना है, मिलना है, लेकिन गिव अप नहीं करना है। क्योंकि लाइफ में कोई भी चीज आसान नहीं है। आप अच्छा काम करें, बुरा काम करें, ऐसा मत सोचना कि अच्छा काम ही आसान होता है, बुरा काम भी, वो अच्छा काम मुश्किल होता है, ऐसा नहीं, सब मुश्किल है। एक लेवल पे अगर आपको पहुंचना है ना, जो गैंगस्टर माफिया है वो अपने लेवल पे मेहनत करते हैं, ठीक है, हमें वहां नहीं जाना है। तो मेहनत हर कोई कर रहा है आगे बढ़ने के लिए, बट मेक श्योर करना है, गिव अप नहीं करना है। अभी देखो फर्स्ट क्लास है आपका, मैं इसीलिए बार बार इस चीज को बोल रहा हूँ, क्योंकि क्लासेस रेगुलर होती जाएंगी, फिर क्लासेस में हमारा जो फोकस हो जाता है वो सिलेबस पे ज्यादा हो जाता है, कि हम बस पढ़ाने पे ज्यादा फोकस है, तो उतना बातचीत का हमारे पास टाइम नहीं हो पाता कई बार। इसीलिए मैं चाह रहा हूँ कि कुछ चीजें आपके माइंड में हमेशा क्लियर चलती रहें, ठीक है? थके तो नहीं है? अभी नहीं थकना है ना? ये है सर अपना अरुणाचल का स्ट्रेटेजिक इन आपका इम्पोर्टेंस। अभी ये थोड़ा सा आप इसको मेंस में रिलेट कर पाएंगे। अभी जो करंट में गवर्नमेंट इतना इन्वेस्ट कर रही है अरुणाचल पे, तो अरुणाचल से उनको एक डायरेक्ट फायदा क्या हो रहा है? एक डायरेक्ट फायदा ये हो रहा है कि सरकार का जो एक प्लान है ना, कि ये जो साउथ ईस्ट एशिया है इससे कनेक्ट होना है, तो ये साउथ ईस्ट एशिया से कनेक्ट करने के लिए अरुणाचल एक सीधा सीधा रूट बन के जा रहा है। तो कल अगर हमारा ट्रेड बढ़ेगा, साउथ ईस्ट एशिया के साथ हमारा ट्रेड बढ़ेगा, और वो ट्रेड अरुणाचल होके जाएगा, तो ऑब्वियसली बात है उसको फायदा किसको पहुंचाएगा? वो अरुणाचल प्रदेश को पहुंचाएगा।
तो इसीलिए गवर्नमेंट क्या कर रही है, एक हाईवे बना रही है, अरुणाचल फ्रंटियर हाईवे। ये आप देखो तवांग से शुरू होगा और पूरा ये बॉर्डर एरिया को कवर करता हुआ ये आपका विजयनगर तक जाएगा। यानी अपना जो पूरा बॉर्डर है अरुणाचल का, क्योंकि जनरली क्या होता है किसी भी स्टेट का आप देखेंगे जो किसी और कंट्री के साथ बॉर्डर शेयर करता है जो स्टेट, तो बॉर्डर रीजन्स में डेवलपमेंट कम हो पाता है। बट जब ये आपका हाईवे बॉर्डर पे ही बन जाएगा तो इससे जो बॉर्डर एरियाज है उनका डेवलपमेंट बहुत तेजी से होगा। प्लस स्ट्रेटेजिकली भी ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब चाइना के साथ मान लो कोई अटैक हुआ भी तो हमारा हाईवे रेडी है चाइना तक पहुंचने के लिए। ठीक है, दूसरा हमारा जो ट्रेड है साउथ ईस्ट एशिया से वो भी अब क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो ये एक बहुत सिग्निफिकेंट स्टेप प्ले करेगा अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश का एक बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट यही है सिग्निफिकेंस कि अरुणाचल प्रदेश हमें आने वाले टाइम में कनेक्ट करेगा साउथ ईस्ट एशिया से। ठीक है, प्लस अगर हमें चाइना को भी काउंटर करना है तो उसके लिए अरुणाचल को और ज्यादा मजबूत बनाना पड़ेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर में और ज्यादा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो इसीलिए अभी ये आपका जो किरण रिजिजू जी हैं उन्होंने इसको लॉन्च किया था, अभी इन द प्रोग्रेस है ये हाईवे। जब बन जाएगा तो यहाँ इस हाईवे से इकोनॉमी बहुत तेजी से बूस्ट होगी, बहुत फायदा पहुंचाएगा ये, मतलब एक बहुत सिग्निफिकेंट स्टेप है ये। ठीक है, तो ये चीजों को समझते जाना है। देखिए अभी तक एक उठ गया, चलो आप सिर्फ फैक्ट पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन फैक्ट के साथ साथ समझते भी जाना है कि कोई भी स्टेप अगर गवर्नमेंट उठा रही है, जो भी स्कीम्स आप पढ़ेंगे ना, एक तो हो गया चलो ठीक है ये इसका फैक्ट है आपने पढ़ लिया, लेकिन साथ ही साथ उसमें ये जरूर फोकस करिए कि क्या स्ट्रेटेजी है गवर्नमेंट की, इसमें गवर्नमेंट इससे अचीव क्या करना चाहती है, तभी आपका ऑफिसर लाइक एप्टीट्यूड डेवलप होगा। ठीक है, चलिए, तो अरुणाचल को और क्या कहते हैं सर, ऑर्चिड पैराडाइज कहते हैं। होम टू 601 स्पीसीज प्रेजेंटिंग 52% ऑफ ऑल ऑर्चिड स्पीसीज फाउंड इन इंडिया। ठीक है, तो कल्चरली भी रिच है, आर्कियोलॉजिकली साइट्स भी है, नेचुरल ब्यूटी भी है, तो दैट मेक अरुणाचल प्रदेश अ सॉट आफ्टर डेस्टिनेशन पार्टिकुलरली फॉर इंटरनेशनल टूरिस्ट। ठीक है, तो जो भी चाहिए सब अपना अरुणाचल में, कल्चर भी मिलेगा आपको, आर्कियोलॉजिकल साइट्स भी मिलेंगे, है ना, बायोडाइवर्सिटी भी मिलेगी। अब ये मत लिखने लगना आप, ये तो ऐसे वाली लाइन है, इसमें बस इतना ध्यान रखना कि अरुणाचल को, ये पहला पॉइंट ये है नोन एज अ ऑर्चिड पैराडाइज, ये पहला पॉइंट लिखिए। ठीक है, और होम टू 601 स्पीशीज ये लिखिए, 601 स्पीशीज ऑफ ऑर्चिड्स, और इट अकाउंट्स फॉर 52% ऑफ ऑल ऑर्चिड स्पीशीज फाउंड इन इंडिया। ठीक है, इस पॉइंट को लिखिए। अब देखिए इस तरह के जो पॉइंट्स है ना ये आपको हेल्प करते हैं आंसर राइटिंग में। अरुणाचल की वेजिटेशन पे, ऑर्चिड्स पे अगर कोई पॉइंट आता है लिखने को, तब आपके इस तरह से फैक्ट्स आप उनको वहां पर यूज कर सकते हैं। अभी कुछ टाइम में आपकी जब आंसर राइटिंग स्टार्ट होगी तो आंसर राइटिंग में इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। देखिए आंसर राइटिंग में हमारा लास्ट टाइम करीब 1000 क्वेश्चन हमने करवाए थे, डेली 8 क्वेश्चन जाते थे, पर्सनलाइज फीडबैक लिया जाता था स्टूडेंट्स का। ठीक है, मतलब वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करते थे, हर एक स्टूडेंट को पर्सनलाइज फीडबैक जाता था कि किस तरह से वो और आंसर को बेटर कर सके। तो जब आप आंसर लिखेंगे आपको भी वो अभी मिलेगा टेस्ट प्रैक्टिस, बट उसमें ध्यान रखिएगा कि बहुत सारे आंसर्स में फैक्ट की रिक्वायरमेंट होती है। जितने आप ज्यादा फैक्ट लिखेंगे किसी आंसर में उतना ही आपका आंसर में नंबर एग्जामिनर ज्यादा देगा। तो उसके लिए जरूरी क्या है, उसके लिए जरूरी है कि आपको आइडेंटिफाई करते रहने पड़ेंगे कि ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है,
तो फैक्ट्स को अलग से एक जगह नोट करते रहना है। मान लीजिए एक टॉपिक है विमेन एम्पावरमेंट, तो विमेन एम्पावरमेंट के लिए जितने भी फैक्ट मिले एक जगह इकट्ठे कर लिए कि लाइक विमेन एम्पावरमेंट से पहले कब बिल आ चुका है, लास्ट बिल कब आया है, कौन सी अमेंडमेंट्स उनसे रिलेटेड है। ठीक है, इस तरह के जो भी डिटेल्ड फैक्ट्स हैं उनको भी आपको आगे चल के नोट करना पड़ेगा। ज्यादा तो नहीं बता दिया मैंने आज, अगले दिन सब चले जाओगे, हो गई तैयारी, इतना नहीं करना है, सब हो जाएगा धीरे धीरे, लंबी रेस है। बट ये है, मैं अभी से इसलिए बताते चल रहा हूँ ताकि अभी से आप लोग ये छोटी छोटी चीजों को लेके माइंड मेकअप करें, क्योंकि मेरा पर्पस ये है कि जब प्रीलिम्स हो जाए तब आप प्रीलिम्स होते होते मेंस के लिए रेडी हो जाने चाहिए, है ना। तो पर्पस वही सिंपल है कि आपका एग्जाम में सिलेक्शन होना है, उसके लिए जो बनेगा करना है। आपको भी अपने एंड से बार बार अपने आप को यही रिमाइंड कराना है, ठीक है। चलो इसमें, हाँ, अब ये देखिए जितने भी फैक्ट्स हैं सब एक जगह क्लब कर दिए हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट, ठीक है। जैसे अरुणाचल का ये लैटिट्यूडनल एक्सटेंड है, ये लॉन्गिट्यूडनल। टोटल एरिया ध्यान रखेंगे 83,743 किलोमीटर स्क्वायर। अगर जैसे एग्जैक्ट याद नहीं रह रहा है तो ऐसे याद रख लीजिए समथिंग अराउंड 83 के, ठीक है। एग्जैक्ट भूल भी जा रहे हैं तो ऐसे याद रख लीजिए समथिंग अराउंड 83 के, ताकि ऑप्शंस अगर एग्जाम में आए तो उसको आप एलिमिनेट कर पाए। बॉर्डर्स हमने देख लिया, भूटान चाइना म्यांमार के साथ शेयर हो रहा है। एरिया वाइज रैंक, स्टेट पॉपुलेशन वाइज रैंक की बात कर ली। इंटर स्टेट बाउंड्री हमने देख लिया, आसाम नागालैंड के साथ है। कैपिटल ईटानगर है, ठीक है। हाँ, अब ये आता है सवाल, अगला सबसे बड़ा डाउट, सर स्टेट एनिमल क्या है? क्या है स्टेट एनिमल? मिथुन, मिथुन कितने लोग कह रहे हैं? देखिए हमें वही सच मानना है जो गवर्नमेंट ने लिखा है। गवर्नमेंट वेबसाइट पे हुलो गिवन लिखा हुआ है ना, तो उसको ही करेक्ट मानेंगे। जैसे पहले कुछ कमीशंस में एग्जाम हुए हैं, उसमें 4 ऑप्शन आए, साइंटिफिक नेम ऑफ स्टेट एनिमल पूछा, 4 ऑप्शन थे, एक ऑप्शन बोस फ्रंटालिस था, तो वहां से एक आइडिया लग रहा था कि शायद मिथुन ही होगा। लेकिन हाँ, हमें फैक्ट वही सही मानना है जो गवर्नमेंट की वेबसाइट पे लिखा है, जो गवर्नमेंट ने कह दिया वही सत्य है, ठीक है। इसमें हमेशा रिजिड रहना है। तो गवर्नमेंट की वेबसाइट पे क्या लिखा है? हुलोक गिवन। बाकी एक बड़े वेटरनरी ऑफिसर भी हैं अरुणाचल गवर्नमेंट में, उन्होंने भी एक वीडियो शेयर की थी हुलोक गिवन को लेके कि हुलोक गिवन ही हमारा स्टेट एनिमल है। तो ऑफिशियली अगर हम बात करें तो स्टेट एनिमल क्या है? हुलोक गिवन, ठीक है। इसीलिए मैं सोर्स भी मेंशन कर दिया कि यहाँ ऑलरेडी लिखा है। अरुणाचल गवर्नमेंट की जो वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट, उस पे भी स्टेट एनिमल हुलोक गिवन है। तो हम लोग स्टेट एनिमल किसको लेके चलेंगे? हुलोक गिवन। मान लो ऑप्शन में हुलोक गिवन ना हो, मिथुन हो, तो मिथुन लगा देना, ठीक है, अदरवाइज हुलोक गिवन। स्टेट बर्ड, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। स्टेट बर्ड क्या है सर? हॉर्नबिल, ठीक है। स्टेट फिश गोल्डन महासीर। स्टेट ट्री होलोंग। देखिए जनरली जो वो पूछेगा या तो स्टेट एनिमल पूछता है, या स्टेट बर्ड पूछेगा, या स्टेट फ्लावर, ये 3 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। स्टेट फ्लावर क्या है? फॉक्सटेल ऑर्चिड। तो ये 3 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी तो स्टेट के नाम पे स्टेट बटरफ्लाई भी होता है, ठीक है। हाँ जी, मैं थोड़ा ऊंचा सुनता हूँ तो थोड़ा तेज बोलना पड़ेगा।
क्लियर है यहां तक? थोड़ा सा पॉलिटिकल पार्ट की अगर हम बात करें, पॉलिटिकल पार्ट की अगर हम बात करें, लोकसभा सीट्स कितनी है? 2, राज्यसभा सीट्स 1। लोकसभा राज्यसभा जानते हैं? जान जाएंगे। यूनियन में मतलब जो पार्लियामेंट एक बॉडी होती है जिसका काम है देश भर के लिए कानून बनाना, उसके 2 हाउस होते हैं, एक लोकसभा एक राज्यसभा। तो अरुणाचल से लोकसभा में कितने मेंबर जाते हैं? 2, राज्यसभा में 1। विधानसभा में कितने हैं? 60। ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश। ज्यूरिसडिक्शन कहाँ लगता है? गुवाहाटी हाई कोर्ट में, ठीक है। उसका एक बेंच है यूपीए में, ईटानगर बेंच, ठीक है, वहां जाके केस आप देख सकते हैं। चलिए, तो ये कुछ सर बेसिक फैक्ट्स है। तो आज मैंने बस जो कोशिश की है आपको थोड़ा सा बस इंट्रोड्यूस कर दिया, सब्जेक्ट से प्रिपरेशन से इंट्रोड्यूस कर दिया और एक ओवरव्यू दे दिया आपका सब्जेक्ट का। अब इसका जो डिटेलिंग होगा, डिटेलिंग हम लोग नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आज बस मान के चलो आपका एक वार्म अप क्लास था सब्जेक्ट का, लेकिन ऐसा नहीं कि कुछ पढ़ा नहीं है, काफी चीजें पढ़ी हैं। बेसिक फैक्ट्स आज हमने पढ़े हैं, तो ये बेसिक फैक्ट्स भी पूछ लेता है कभी कभी आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में। तो लंबी जर्नी है, साथ बने रहेंगे, ठीक है। हम अपनी तरफ से हर कोशिश इंश्योर करेंगे कि आपका सिलेक्शन पक्के से हो, बट आपको भी इंश्योर करना है कि रिवीजन वगैरह टाइम पे होता रहे, ठीक है। चलिए फिर तो मिलते हैं अगली क्लास में। हाँ जी, सब मिलेगा, पीडीएफ मिलेगा। हाँ, शाम रात तक मैं भेज दूंगा, ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच।